मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके बारे में, अदर ऑर्गेनिज्म का जितना भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमने पढ़ा था। उससे पहले हम रेस्पिरेशन का स्टेप देखे थे। वैसे रेस्पिरेशन का स्टेप मैं दोबारा भी बता सकती हूँ। जैसे रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या था, ऐसे मैं एक बार एक डायग्राम बनाती हूँ। पहला स्टेप था कि हम एक्सहेल और इनहेल करेंगे, किसका, O2 को इनहेल करेंगे और CO2 को एक्सहेल करेंगे। ये था पहला स्टेप। ठीक है, एंड दूसरा स्टेप क्या था, ऑक्सीजन आएगा अल्वियोलाई में, ठीक है, एंड ऑक्सीजन का यहाँ पर डिफ्यूजन होगा और CO2 आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, CO2 अंदर आ रहा है एंड O2 अंदर आ रहा है और CO2 बाहर जा रहा है। तो तीसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चौथा है यही O2 कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा O2 का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, सिस्टमेटिक कैपिलरी के थ्रू, सिस्टमेटिक कैपिलरी के थ्रू। और ये कहाँ जाएगा O2 कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा। ठीक है, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जाएगा एंड टिश्यू में O2 का क्या हो जाएगा, ये O2 क्या टिश्यू में, टिश्यू में O2 का क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। यूटिलाइजेशन होकर के क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस ATP। ATP का यूज हम एनर्जी के लिए कर लेंगे एंड CO2 वापस बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ भी रेस्पिरेशन हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दो जगह रेस्पिरेशन होता है और यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसको बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो मैंने पहले पढ़ा रखा है, तो मैं इसको रिवीजन करा दूंगा। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम देख चुके हैं पहले, ये वाला पूरा था। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ब्रीदिंग क्या है, पहली बात तो पहले देखते हैं ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा एयर जो होता है ब्रीदिंग में, एयर कैसे मूव करता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करता है एयर, हमेशा ऐसे मूव करता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होगा और हम लोग का पल्मोनरी प्रेशर कम होगा तो कैसे मूव करेगा, एटमॉस्फेयर से पल्मोनरी, मतलब हम इनहेल करेंगे। ठीक है, अगर पल्मोनरी में प्रेशर ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में कम होगा तब हम एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो एयर हमेशा मूव कैसे करेगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर एयर ऑलवेज मूव हाई पार्शियल प्रेशर, लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं माना कि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे डिफरेंट गैस है। ये एक तरह का गैस है, ये एक तरीके का गैस है। ठीक है, ये एक तरीके का गैस है। तो एक इन सारे गैस का एक तरीके के गैस, ये सारे गैस में एक तरीके के गैस के प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। मान ले इसका प्रेशर, एक
तरीके की गैस, ठीक है, इसका प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल गैस को क्या बोलते हैं, उसका प्रेशर, इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया। अब देखो हम लोग का जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें बताया है नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के बारे में, ठीक है। हम लोग ब्रीदिंग में क्या करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन ऑफ O2 एंड एक्सपीरेशन ऑफ CO2। तो हम लोग को एनसीईआरटी में सिर्फ नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपीरेशन के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग ऐसी सांस ले रहे जो हम लोग को पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। फोर्सफुली के बारे में नहीं पढ़ना, ये बहुत फोर्सफुली हो गया, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपीरेशन के बारे में। तो पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन पढ़ते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। अब नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन में जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा रहेगा और पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा रहेगा तब जाकर हम इंस्पायर कर पाएंगे। हाई टू लो मूव कैसे करता है यार, हाई टू लो, ठीक है। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा। पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा और पल्मोनरी प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो बताऊंगी मैं इस नॉर्मल इंस्पिरेशन के बारे में, थोड़ा सा और एक बता देती हूँ। यहाँ पर एनसीईआरटी में जो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें ही इसी पैराग्राफ में दो मसल का जिक्र हुआ है। पहला मसल है डायाफ्राम, ठीक है, एंड दूसरा मसल है इंटर, ये मेजर मसल है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसीएम। अब इंटरकोस्टल मसल दो टाइप का होता है, ठीक है। ये इंटरकोस्टल मसल दो टाइप का होता है। पहला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसको क्या बोलेंगे, EICM, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल, ठीक है। एंड दूसरा मसल है इंटरनल IICM बोलते हैं इसको, ठीक है, IICM, इंटरनल इंटर कोस्टल मसल, ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में। हम लोग को डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में पढ़ना है। इस मसल के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं बताया है,
तो हम लोग उसको इसके बारे में नहीं पढ़ना। और ये मसल का यूज कहाँ होता है, जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं, फोर्सफुली, नॉर्मल में नहीं। इसलिए हम लोग नॉर्मल में किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में। अब ये होता कहाँ पर है, ये होता है बिटवीन रिब्स, बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में होता है। कैसे बताती हूँ, ये स्टर्नम है, ठीक है, ये रिब्स है, ऐसे रिब्स ज्वाइन है। अब रिब्स के बीच में ना, रिब्स के बीच में ना एक मसल होता है और ये लेयर में होता है। पहला लेयर को क्या बोलते हैं, इस मसल का ऊपर बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं, जो नीचे में होगा प्रेजेंट, उसको बोलेंगे एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। बाहर वाली को मैं रेड से डिनोट कर रही हूँ, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM, ठीक है। और ग्रीन से जिसको डिनोट करूंगी उसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला मसल है, इसका यूज होता है जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, ठीक है। और जब हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जो यूज है, वो जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन या फोर्सफुली एक्सपिरेशन करें तब इसका यूज होगा। अब देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, पल्मोनरी प्रेशर कम होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये दोनों मसल का क्या रोल है वो बताती हूँ। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तब डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, डायाफ्राम, या फिर इट्स बिकम फ्लैट। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब का बता रही हूँ मैं, ठीक है, बिकम फ्लैट। मतलब पहले डायाफ्राम डोम शेप का रहता है, पहले ऐसे डोम शेप में रहता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, जैसे ही हम वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता है, जैसे हम इंस्पिरेशन करते हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये फ्लैट शेप में हो जाएगा। पहले कैसा रहेगा, डोम शेप में, पहले रहेगा डोम शेप में, फिर हो जाएगा फ्लैट शेप, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा फ्लैट शेप में हो जाएगा। कैसे फ्लैट शेप में होगा, इंस्पिरेशन जैसे हम सांस लेंगे तब ये ऐसे एंटेरो, ये ऊपर के भाग को एंटेरो बोलते हैं, पोस्टेरियर नीचे, तो एंटेरो पोस्टेरियर ऐसे मूव करेगा, ठीक है, एंटेरो पोस्टेरियर मूव करेगा, और ये डोम से फ्लैट हो जाएगा। कब होगा ये, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो, जब EICM कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स आउटसाइड। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बिकम फ्लैट, कैसे, एंटेरो पोस्टेरियर, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। और मूव जैसे हम इंस्पिरेशन करते हैं तब क्या होता है, ऐसे मूव करता है। हम लोग का जो डॉर्सल साइड है ये है, वेंट्रल साइड ये है, तो देखो कि रिब्स एंड स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, आउटसाइड। कैसे मूव करेगा, डॉर्सो वेंट्रली, ठीक है, डॉर्सल पीछे, वेंट्रल आ गया, तो डॉर्सो वेंट्रली मूव करेगा, ठीक है। कैसे मूव करेगा, डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली मूव करेगा। कब, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, एयर comes inside, तब एयर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन जस्ट उल्टा होगा,
यहाँ पे बता देती हूँ। नॉर्मल एक्सपीरेशन इसके जस्ट उल्टा होगा। यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ जब हम एक्सपायर करेंगे, एक्सपीरेशन करेंगे, तब क्या होगा, रिलैक्स करेगा मसल। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। चलो मैं लिख देते नॉर्मल एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तब वॉल्यूम क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा। ठीक है, इट्स बिकम इन नॉर्मल फेज। फिर नॉर्मल फेज में हो जाएगा, मतलब डॉम शेप में हो जाएगा वापस। कैसे, एंटेरो पोस्टीरियर। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी रिलैक्स करेगा। जैसे वॉल्यूम घटेगा रिलैक्स करेगा। रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे हम एक्सपीरेशन करेंगे वैसे अंदर की तरफ रिब्स मूव कर जाएगा। कैसे, डॉर्सो वेंट्रली। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली मूव कर जाएगा। तब क्या होगा, तब एयर गोज आउटसाइड। ठीक है, तब हम एक्सपायर कर देंगे। समझ में आ गया।